सभी संगनमा। सभी समन संगी बहनों और भाइयों को जय भीम नवोदय संघ नमामि। जैसा कि अभी संघ ने डिसाइड किया है कि मुझे आज का कंसेप्ट देना है। और जैसा ये भी पता है हम सभी को कि कंसेप्ट का विषय क्या है। जैसे कि हमने देखा कि एक अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और वो जजमेंट हमारे हित का है या अहित का है, और उसके ऊपर हमारी क्या राय होनी चाहिए, रिएक्शन में किस तरीके से हम काम करेंगे। इस तरीके से विषय विषय है, और कल और आज उसी धारा में हमको बात करनी है। कल का कंसेप्ट बहुत सटीक था, एक दिशा देने वाला था और बैलेंस था। तो आज भी वही विषय है कि समनों के धरना प्रदर्शन व भारत बंद में समनों की एकजुटता कितनी दिखाई दी, और आरक्षण संबंधी विरोध प्रदर्शन का क्या प्रभाव है, और भविष्य के लिए इसका क्या इशारा कर रहा है ये। तो ये एक बात है कि मैं बहुत बार कहता हूँ कि बाबा साहब का एक कोटेशन मैं देता रहता हूँ कि वो कहते हैं कि जब तक हम लोग रिएक्शन में काम करते जाएंगे तो हम विजेता नहीं हो सकते। आपको एक्शन में काम करना पड़ेगा, एक्शन में आंदोलन करना पड़ेगा। और एक्शन में काम करने के लिए उनका कहना है कि आपको एकजुटता बनानी पड़ेगी। उसको सॉलिडेरिटी कहते हैं। समाज की अगर एकता है, सॉलिडेरिटी है, तो आप जो भी काम हाथ में उठा लो उसमें यश आना ही आना है। सक्सेस बिल्कुल निहित है उसमें। पर होता कैसा है कि हम रिएक्शन में हमेशा काम करते हैं। ये सोच लो कि अगर हम लोग एक ही बात सुनते बाबा साहब की, जो 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाते वक्त अपने हेतु और उद्देश्य, जो कोई एक आधी संस्था बना लेता है और उसका हेतु और उद्देश्य होता है, उस हेतु और उद्देश्य के हिसाब से अगर वो संस्था या संघ या संगठन काम करता है तो उसका रिजल्ट आता है। अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो वो हवा में गोलीबार करता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी मोर्चा को हटाने के लिए पहले पुलिस गोलीबार करती है, हवाओं में अश्रुधूर छोड़ती है, इसके लिए कि लोगों को घबराना है। और अगर तब भी नहीं माने तो फिर कमर के नीचे नीचे के लेवल पर उनको गोलीबारी करना पड़ता है। पर यह होता क्यों है? क्योंकि हम लोग हमेशा रिएक्शन में काम करते हैं। अगर हम लोग इकट्ठा होते तो सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं होती कि हमारे खिलाफ किसी भी तरीके का असंवैधानिक या जो अधिकारी नहीं उनको वो जजमेंट दे दे। पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या कौन सी बातें गैर संवैधानिक थी और जो अपने अधिकारों का उल्लंघन करके बात आई थी। तो उसको अगर पकड़ लेते हम लोग तो गुनाह करने वाले की कॉलर पकड़ सकते थे। और जब भी किसी की हम कॉलर पकड़ते हैं तो पहला वो काम करता है कि प्लीज मेरी कॉलर छोड़ दो, फिर बाद में हम चर्चा के लिए तैयार होंगे। तो सिस्टम की हम कॉलर पकड़ने में आज तक भी असमर्थ है, इसीलिए हम रिएक्शन में काम करते हैं। और उनकी कॉलर पकड़ने का मौका तभी आता है जब लोग हम ताकतवर होते हैं, और ताकत तभी मिलती है जब लोग हम इकट्ठा होते हैं। जैसे कि कोई शेर, जंगल में जाते हो आप और एक शेर आता है सामने, लेकिन आपकी 100-200 लोगों की भीड़ है, तो भीड़ में आपको शेर का भी डर नहीं लगता। लेकिन एक दो लोग चले जाते हो और वही शेर आता है सामने, तो शेर तो समझ लेता है कि आज तो मेरा पेट भर जाएगा, शिकार तो बिल्कुल रेडी है। ये वाली बात है इकट्ठा होने की। हमने क्या किया कि पहले तो उनकी कॉलर पकड़नी चाहिए थी कि आपको किसने अधिकार दिया है। एक तो वो फंडामेंटल राइट्स है, SC ST का रिजर्वेशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट में ये सीधा कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में बेसिक फर्क ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट चैलेंजेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दे कैन बी चेंज ओनली थ्रू द पीपल्स मैंडेट। मतलब पार्लियामेंट में विषय डिस्कशन को आ जाता। वो कहते लोग कि चलो 50 साल तक इनको दे दिया, इसका एनालिसिस किया जाए, इसके ऊपर एक कमेटी स्थापित की जाए, कमेटी का रिपोर्ट आएगा, फिर वो मिनिस्टर जो भी रहेगा, जिस मिनिस्टर का ये पोर्टफोलियो होगा, वो मिनिस्टर उसका बिल डाल देगा, और उस बिल के ऊपर चर्चा होगी। और बिल के ऊपर चर्चा होने के बाद फिर ये रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए, इसमें कम करना है घटाना, ये बात करने का सारा अधिकार संसद का है। और उसके बाद संसद ने डिसाइड करने के बाद नोटिफिकेशन जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से निकलता है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डायरेक्टिव्स नहीं दे सकता है, जजमेंट नहीं दे सकता है। ऐसा डिफरेंस बाबा साहब ने सीधा कह दिया।
और जैसे कि हमने कहा कि 15 आर्टिकल 15 है, 14 है, 16 और 16(4) है। इसमें ठीक बराबर लिखा है कि ये SC ST का आरक्षण है, फंडामेंटल राइट है। और उनका कंप्लीट सर्वे करने के बजाय और पूरे फिगर और फैक्ट्स आने के बजाय आप उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। तो पहली गलती हुई। दूसरी गलती हुई कि जो न्याय मांगा था उस न्याय को नजरअंदाज करके दूसरा ही दे दिया गया। न्याय तो बस इतना मांगा था, वो पंजाब के लिए था, वो देवेंद्र सिंह का, देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की वो केस थी। उसमें ABCD SC को लगाने को बोला था, उन्होंने ST को भी, जो पार्टी नहीं उसके बारे में आप जजमेंट दे रहे हो। दूसरी गलती होगी। तीसरी गलती कि आप राज्यों को डायरेक्टिव्स दे रहे हो। राज्यों को डायरेक्टिव्स देने के लिए जो है वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली दे सकती है, या फिर संसद को बोल सकती थी सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा ऐसा किया जाए और राज्यों से ऐसे सर्वे किए जाए। और सर्वे करने के बाद फिर वो ब्यौरा आने के बाद, पूरा डेटा आने के बाद उसके ऊपर जजमेंट दिया जाता कि ये सही है, ये गलत है, इनका सोशल एनालिसिस इतना है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस इतना है, इसके बाद वो जजमेंट दिया जाता। पर ये भी एक वायलेशन हुआ। दूसरा, एक तो इससे सबसे बड़ा वायलेशन अगर क्या हो गया, तो इस देश की एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री जो है, जिसके ऊपर बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया के ऊपर रिसर्च किया, और वो रिसर्च जो उनकी जो 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ी थी वो रिसर्च, और उसको जुलाई 1917 में अमेरिका की एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने, जो कि हर महीने की बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड पब्लिश करती है, जुलाई 1917 की जो उसका वर्जन था, उसमें कास्ट इन इंडिया जेनेसिस एंड मैकेनिज्म नाम की बाबा साहब की रिसर्च रिपोर्ट या किताब जो है, वो जुलाई 1970 की बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड कही गई थी। इसका मतलब है कि वर्ल्ड लेवल की किताब थी, उसमें उन्होंने बताया गया है कि सारा एंथ्रोपोलॉजिकल जब एनालिसिस हो जाएगा, तब जाके सुप्रीम कोर्ट ये डेटा कलेक्ट करके उसके ऊपर जजमेंट देती। उसमें लिखा हुआ है कि SC STs आर होमोजेनियस सोसाइटीज, इट इज नॉट अ हेट्रोजेनियस सोसाइटी। तो हेट्रोजेनियस का भी उन्होंने जो किया वो आउट ऑफ जुरिडिक्शन आ जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें, जैसा कि क्रीमी लेयर का लगाया गया, तो क्रीमी लेयर का आपने क्या रेशियो रेशियो लगाया, क्या उसके ऊपर मेजरमेंट लगाया, और सीधे से बोल दिया आपने। ये सारी बातें देखते हैं तो हम लोगों को ये प्रतिक्रिया में जो हम लोग अभी जो जजमेंट आया था, उसके लिए हम लोगों का क्या एक्शन होना चाहिए था। पहला एक्शन तो हमारा ये होना चाहिए था, और आज भी हमको वक्त है, हम लोगों को ये बात OBC को ठीक ढंग से बतानी चाहिए थी। क्योंकि क्रीमी लेयर का जो मुद्दा है, 1992 का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में सबसे बड़ा ये था, मुद्दा था क्रीमी लेयर का। क्योंकि क्रीमी लेयर की वजह से OBC को आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन उसके क्रीमी लेयर लगाया गया। हालांकि उसका भी सोल्यूशन बाबा साहब ने उसी वक्त असेंबली में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में वो लिखा है कि SC ST ऑब्लिक OBC कर देते तो आर्टिकल जो है 15, 16, 16(4) में, तो सारा फंडामेंटल राइट भी OBC को मिल जाता। OBC की संख्या के हिसाब से उनको भी वही आरक्षण उतना ही मिल जाता। अगर वो 50%, तो 50%, 52 है तो 52, या फिर 27 अभी दिया, अगर 27 होते तो उतना ही मिल जाता। पर वो दिया नहीं है। इसका मतलब है कि हमने एक मौका गवा दिया कि हम OBC को समझाने में असमर्थ रहे। अगर OBC हमारे साथ क्रीमी लेयर के मुद्दे के ऊपर हमारे साथ अगर हमारे आंदोलन में आ जाता, तो सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता। सरकार कल ही कबूल करती कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको हम पार्लियामेंट में ले आएंगे, और उसके ऊपर किसी 2-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो ये भी कहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से चौकसी होनी चाहिए, उसका एनालिसिस होना चाहिए, और सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल एनालिसिस भी होना चाहिए। ऐसा 1-2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहा है अपोजिशन वाले, लेकिन उन्होंने इंडिविजुअल बात कही। और एक मुद्दा ये भी, इतने सारे गलत जजमेंट देने के बाद, इतने सारे अधिकार दूसरों के यूज करने के बाद भी, ये तो मुद्दा सीधा आ जाता इम्पैचमेंट वाला, वो बात होनी चाहिए। पर हमने क्या किया, सिर्फ SC ST के लोग ही सीमित रहे। OBC ने समझा ये जाने दो, हमारा मुद्दा नहीं है, ओबीसी चुप रहे, और SC ST के लोग ही फिर विरोध करने लगे। यही पर हम लोग जो एक्शन में काम कैसा करना चाहिए उसको भूल गए। अगर OBC यहाँ पर आ जाता तो हमारा काम एक्शन का होता। इसके बाद के जो भी जजमेंट है OBC के बहुत सारे पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मराठों का जजमेंट है, ये गुजर लोगों का जजमेंट है, यादवों का भी जजमेंट है,
और वो आंध्रा का रेड्डियों का भी जजमेंट है। ऐसे बहुत सारे ये सब्जुडाइज मैटर्स है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको रोक लग जाती अगर इसमें ओबीसी लोग हमारे साथ में आ जाते तो। ये हमने पहले ही बताया था समन संघ, जैसे कि हमने समन संघ ने डिसाइड किया था कि हम लोग कॉर्नर मीटिंग्स लेंगे बहुत सारे बिहारों में, अलग अलग संगठनों के साथ हमने बहुत सारी मीटिंगें भी की। लगभग 4-5 मीटिंगें तो हमारी बहुत सक्सेस रही। उन्होंने माना कि समन संघ जो भूमिका अदा कर रहा है वो सही है, कि सबको इकट्ठा आकर ही इसका विरोध करना चाहिए। या, या इकट्ठा अगर आप विरोध करोगे, सिर्फ इतना एक निवेदन भी दोगे, और उस निवेदन में सारे लोगों की अगर सिग्नेचर एक साथ होगी, जैसे सारी पार्टियां जिन्होंने समर्थन दिया उनके प्रतिनिधि, जो जितने भी कास्ट वाले प्रतिनिधि है या संगठन वाले प्रतिनिधि है, एक ही मेमोरेंडम दे देते और सभी के ऊपर सभी की साइन हो जाती, तो उतना ही काफी होता। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सीधी चली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक, और वो देखते हैं कि कितने लोगों ने कितना विरोध किया है और उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो ठीक है, कल का जो बंद है वो अच्छा था, बिल्कुल ऐसा गलत तो नहीं था, अच्छा था, लोगों ने बहुत कोशिश भी की, पर जितनी अपेक्षा थी उतना अच्छा नहीं था। अगर हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर अगर ये डिमांड करते तो सरकार को कल के कल ही जजमेंट के ऊपर डिसीजन देने के लिए राजी होना पड़ता था। ये बात नहीं हुई। अब ये होगा कि माइक्रो एनालिसिस होगा कि कहां पर कितना विरोध हुआ, और उस विरोध के हिसाब से वो सोचेंगे कि ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का वापस लिया जाए या नहीं। आज तक तो अधिकृत घोषणा इसके ऊपर हुई नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, वो एनालिसिस ही कर रहे होंगे। तो हमको, हमारी समन संघ की यही भूमिका है कि सबसे पहली गलती हम करते हैं कि हम रिएक्शन में काम करते हैं। अगर उसने उन्होंने एक्शन की तो हमारी सब उससे बड़ी एक्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट होती है। रिएक्शन अगर उतनी ताकत की हो जाती तो रिएक्शन एक्शन में बदल जाती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा, या कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक इनका, जब तक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक हमारी आगे की दिशा तय नहीं होती। तो समन संघ का बस इतना ही कहना है कि अगर आप लोग इकट्ठा होकर किसी का क्रेडिट नहीं लेने का विचार रखकर अगर ये किया जाता एक्शन, तो ये ज्यादा फ्रूटफुल हो जाती। हमने हमारी जो मीटिंगें हुई बीच में, उनके मीटिंगों में हम संगठन वालों के साथ भी हमने चर्चा की। वो हमको ये पूछ रहे थे कि आप आते हो क्या। हमने कहा हमारा ये रोल नहीं है, हम लोग ऐसे डायरेक्ट ये नहीं आते, पर आप लोग इकट्ठा आ जाते हो तो हमारा कोई काम भी नहीं है, ये भी हमने कह दिया। तो उनको भूमिका अच्छी लगी। और दूसरी एक बात हमने कही थी कि किसी पोस्टर पे, बैनर पे, फ्लेक्स पे या हैंडबिल पर किसी एक का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। हमने SC ST और हो सके तो ओबीसी भी उसमें शामिल करो, और हमारा इकट्ठा आंदोलन है, इसमें कोई इसका आयोजक नहीं है। सारी जनता, सारे भारत के लोग जितने भी बहुजन है वो सारे बहुजन आयोजक है। अगर ऐसा लिख देते या करते एक्शन तो ज्यादा ये हो जाता। जैसे जेपी अम्बेडकर सर ने अभी बताया, और कल हमने भी देखा हमारे यहाँ पर भी, हम उसमें शामिल तो नहीं हुए लेकिन ऑब्जर्वर करके गए, और सीधे हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बाद में बात भी की फोन पे। उन्होंने बस 5-7 मिनट का संबोधन किया और वो निकल गए, क्योंकि हो सकता है पार्टी का कुछ मैंडेट हो या पार्टी का कुछ व्हीप हो। ऐसा ही नागपुर वाले भी कांग्रेस के जो लोग थे उनका भी ऐसा कहना था। पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि आप जो है, जो ये जो मैंडेट आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, इसके ऊपर हमारी क्या एक्शन प्लान होनी चाहिए, इसका ड्राफ्ट बना के दे दो, हम उसको पार्लियामेंट में रख देंगे ताकि वो हमारे हमारे हिसाब से हो जाए। और जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो प्रतिनिधि थे, उन लोगों ने अपने अपने पार्टियों को बताया भी था कि हमारे समाज का मुद्दा है, हम यहाँ पर जा रहे हैं। पर उन्होंने ये बात नहीं कही उनके पार्टी को कि आप भी क्यों नहीं आते, वोट तो आपने इन्होंने इनका लिया है ना। संविधान आपने हाथ में पकड़ा था, और संविधान हाथ में पकड़कर आपने बोला था कि देखो संविधान को अगर बचाना है तो आपको हमको वोट देना है, नहीं तो 400 पार हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना आर्गुमेंट उनके पार्टियों के बीच में करते कि आपने संविधान के नाम पर इनका वोट मांगा, और जब इनके इनके ऊपर कुठाराघात हो गया तो इनके साथ पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती, क्यों पार्टी ने इसके ऊपर डिक्लेरेशन नहीं दिया है कि हाँ हम आपके साथ है। वो ऑब्जर्व कर रही थी कि कितना विरोध है। इसका मतलब है सारी गलतियां हम कर देते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ, हमारे हक में निर्णय हो जाए। तो ये बात छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत मोटा फर्क करती है। ये हमको ध्यान ध्यान में लानी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगी।
बाबा साहब ने ये किताब लिखी है, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, संघ बनाम स्वतंत्रता। उसमें बाबा साहब ने कोटेशन लिखा है। शुरू में जो ग्रंथ लिखते हैं तो बाबा साहब को आदत थी कि पहला एक बहुत बड़ा जो कोटेशन होता था उसके विषय सूची होती थी, जो थीम होती थी उनके विषय की, उसको रिलेट करने वाला। तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम नाम के किताब में, जिसका कि भाषांतर है हिंदी में संघ बनाम स्वतंत्रता, उसमें वो लिखते हैं, उन्होंने टॉलस्टॉय का उदाहरण दिया है, टॉलस्टॉय का कोटेशन दिया है। टॉलस्टॉय कहते हैं, बाबा साहब ने उसको माना है, आपने कितनी दूरी तय की है ये अपेक्षाकृत कम है, कम महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आज आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो टॉलस्टॉय का विधान है बाबा साहब ने इस किताब में पढ़ा है। और ये किताब बाबा साहब ने देश का संघ कैसा बने इसके लिए लिखी है। और यही किताब की थीम के ऊपर भारत को एक संघ राज्य घोषित किया गया है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बनाया गया। लोग तो फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाना चाहते थे, जो कि अमेरिकन स्ट्रक्चर है। पर बाबा साहब ने बहुत सोच कर यूनियन ऑफ स्टेट बनाया, संघ। और वो संघ की आइडियोलॉजी बाबा साहब कहते हैं कि मेरी जो है मेरे गुरु से ली हुई है। मेरे गुरु तथागत थे, जिन्होंने जो संघ की आइडियोलॉजी बनाई थी, उस आइडियोलॉजी के ऊपर मैं अपने देश की आइडियोलॉजी भी बनाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय है। अगर इन बातों के ऊपर देश को आगे चलाना है तो ये फेडरेशन के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट आपको रखना है। ये इसीलिए जरूरी है कि संघ में आना क्यों जरूरी है। समन संघ इसके बाद भी कहता है, सारे संगठनों को कहता है कि देखो भाई, आपको अगर इसके बाद का आंदोलन करना है और 100% आपके बाजू में अगर निर्णय ले आना है, तो आपको सबसे पहले इकट्ठा रहना पड़ेगा। दूसरी बात, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। जैसे आप किसी डीएम के पास आप चले गए हो और 10 लोगों ने अपने अपने पर्चे, अपने अपने निवेदन सामने किए, और जेपी अम्बेडकर सर बता रहे थे कि डीएम हंस रहे थे। ये हंसी की ही बात हो जाती जब आप अलग अलग होकर किसी आंदोलन में कूद पड़ते हो। तो उस आंदोलन का जो रिजल्ट है वो उसको पता चलता है कि इनकी आंदोलन में कोई दम नहीं है, क्योंकि इकट्ठा नहीं। इसीलिए हमको इकट्ठा करके कोई भी एक्शन अगर कर जाओगे तो वो हमारी एक्शन के खिलाफ रिएक्शन नहीं होगी, रीएक्शन होगी। मतलब फिर से हमारी एक्शन होगी, उस एक्शन को देख के सामने वाला अपने आप में रिएक्शन में आता है। जैसे कि कुश्तीगिर, अभी हमने ओलंपिक की कुश्ती देखी थी, हमारी विनेश ने वो जापान की नंबर 1 जो लड़की थी उसको हराया। उसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये पाया जाता है कि उनको पता था कि 82 मैच लगातार जीती थी वो जापान वाली लड़की, और पिछले वक्त की गोल्ड मेडलिस्ट थी। पर उन्होंने क्या किया कि वो रिएक्शन में काम नहीं किया, विनेश ने एक्शन में गई और जल्दी से उसको पछाड़ के उसको पटक दिया नीचे, और 11 वर्ष से 0 पॉइंट से वो जीत गई। इसका मतलब उसकी कैपेसिटी तो बराबर की थी, पर एक्शन की बजाय, रिएक्शन की बजाय उसने एक्शन में काम किया, इसीलिए वो विजेता बन गई उसमें। बाद में फाइनल का क्या होगा वो बात अलग है, वो अपना विषय भी नहीं है। तो ऐसी ही बात जो है, हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, तो क्या हमारी रिएक्शन कारगर सिद्ध होगी, या फिर हम रिएक्शन रिएक्शन की बजाय एक्शन में काम करेंगे, ताकि सामने वाला उसकी कॉलर पकड़ेंगे तो वो पहले अपने हाथ को हाथ लगाता है और बोलता है कि मेरी पहले कॉलर छोड़ दो, फिर बाद में डिस्कशन करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसी वाली बात है। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि प्राइवेट कार आरक्षण है। आपने क्रीमी लेयर लाया तो भाई ईडब्ल्यू के वक्त क्यों नहीं लाया। तीसरी बात है, आप हमारी भलाई की बात सोचते हो ना, आपके इसमें एबीसीडी होना चाहिए। बहुत बहुत किसी पर्टिकुलर जातियों ने सभी का आरक्षण खाया है, इसीलिए वो उनकी अगले जनरेशन को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो हमारी हित की जो बात कर रहे हो, तो अपने कम्युनिटी के लिए लागू कर दो ना। आपके कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके दादा भी चीफ जस्टिस थे, आपके पिताजी भी चीफ जस्टिस थे, आप खुद भी चीफ जस्टिस हो, और आपके पुत्र भी मुंबई हाई कोर्ट में जस्टिस बनकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है वहां पर तुम ये क्रीमी लेयर हो या एक जनरेशन के बाद रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये बातें क्यों नहीं करते। तो ये सारी बातें अगर हमारी डिमांड में आ जाती तो अच्छा होता। हमने बहुत सारे 2-3 संगठनों को हमारा ये 7-8 जो डिमांड्स है हमारी, ये लिख कर भी दी थी, फिर भी उन्होंने उसमें मेंशन नहीं की। और हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो निवेदन था उसमें सिर्फ 4 ही मुद्दे थे, और वो मुद्दे इतने कारगर नहीं थे कि जिससे कि वो सामने वाले रिएक्शन में आने के लिए तैयार हो जाए।
तो ऐसी बहुत सारी बात है जिसके ऊपर हमको गहराई से चिंतन करना पड़ेगा। और समन संघ का प्लेटफॉर्म हमेशा चिंतन के लिए राजी है। आप गलत कहो, सही कहो, जो भी कहो, आर्गुमेंट करो। ये आर्गुमेंट करने के बाद जो समन संघ के रूल में, नीति नियम में, गोल्डन रूल में है, उसके बारे में समन संघ आपको सीधा भी कर सकता है, आपको सही दिशा भी दे सकता है। तो ये बात हमको अगर भविष्य में करते रहेंगे तो हमें निरंतर जीत मिलने वाली है। वरना आपके ऊपर अन्याय हमेशा के लिए होता रहेगा। ये अन्याय आपके साथ जो होता हुआ है वो रुकता नहीं है। जब तक रुकता नहीं है, जब तक आपकी जो एक्शन है एकदम ताकतवर नहीं होती है। बाबा साहब ने एक और बात कही है। बाबा साहब कहते हैं कि अभी का शासन कैसा है, तो कहते हैं कि शासनाधिकार सौंपना तो सरल बात है, मगर समझदारी देना कठिन बात है। सबको अपने साथ लेकर आगे बढ़ने और आगे चलकर हमारी एकता बलवान हो, ऐसा मार्ग अपनाने में ही हमें क्षमता है, शक्ति है तथा बुद्धिमत्ता है। और इससे ही हम लोग सामने वाले के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो शासनाधिकार का अधिकार जिनको सौंपा गया है, उनमें समझदारी नहीं है। अगर ये समझदार रहने वाले लोग अगर शासन में होते तो ऐसा अन्याय ही नहीं करते। इसीलिए कमान जो है आपके अपने हाथ में लेनी चाहिए। शासन का अधिकार खुद के हाथ में ले लो। और समझदारी तो आपके पास आएगी, क्योंकि आप वंचित हो तो समझदारी से, आपको दुख होता है, दर्द होता है, तो आप जरूर ही समझदारी से शासन करोगे। इसीलिए वो आगे कहते हैं कि इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहली बात, दूसरों को अंडरस्टैंड करना है। जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, कन्वर्टेड माइनॉरिटी, ये अगर इकट्ठा बैठते और एक साथ आकर इस आंदोलन में कूद पड़ते और इतने लोगों की यूनिटी अगर दिखाई देती, तो हमारी जो जो समझदारी है वो भी उनको दिखाई देती और शासनाधिकार सीधा हमारे हाथ हाथ में आने की बात हमारे पास आ जाती। तो ये बुद्धिमत्ता इसमें हमारी खर्च होनी चाहिए। इतनी ही बात मुझे कहनी है। मुझे आज समन संघ ने जो कंसेप्ट देने के लिए मौका दिया है, उसके लिए मैं समन संघ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर मेरी बात से अगर कुछ कमी रह गई हो, या मेरी बात में और कोई ऐड करना हो, या कुछ किसी को गलत लगा हो, तो समन संघ मुझे माफ करे। संगं नमामि, संगं नमामि, संगं नमामि। मैं समन हूँ, हम सब समन।